दोस्तों, दिल्ली धमाके को लेकर एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसी बीच अलग अलग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। और इसी बीच दिल्ली धमाके को लेकर नूह कनेक्शन भी सामने आया है। दोस्तों, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया? जब एनआईए इस सवाल का जवाब ढूंढने निकली तो यह कनेक्शन निकला नूह से। नूह का एक व्यापारी था दोस्तों, और यह व्यापारी जिसके पास ना तो कोई लाइसेंस था खाद्य विक्रेता का और ना ही कोई आधिकारिक दस्तावेज था। इसका नाम था दिनेश। दिनेश जो है वो मुजम्मिल को 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करता है। और ये सिर्फ दिनेश की बात नहीं है दोस्तों, दिनेश इसके साथ ही अलग अलग नूह के जगहों से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद के उन डॉक्टर आतंकी आरोपी आतंकियों को देता है। दोस्तों, इसके पास ना तो आधार कार्ड का कोई सिस्टम था कि आधार कार्ड आप जमा करिए उसके बाद दीजिए, ना तो इसके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज था, और इसी के साथ अमोनियम नाइट्रेट बेचने के लिए भी इसके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में आकर देश के साथ कर गया। ये तो रही एक खबर दोस्तों। दूसरी खबर दोस्तों श्रीनगर के पुलिस स्टेशन से आ रही है, जहां से ये सारी कवायद दोस्तों शुरू हुई है। वहां पे 14 तारीख की रात तकरीबन 11:22 पर एक बड़ा धमाका होता है, और दिल्ली धमाके के 4 दिन बाद ही यह धमाका होता है। 12 पुलिसकर्मी जो है इसमें मारे जाते हैं, 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से एक एक जानकारी आपको देंगे कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का नूह कनेक्शन है क्या, नूह से कैसे सप्लाई होता था ये अमोनियम नाइट्रेट, एक एक जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही 4 साल पहले से ऑपरेशन की साजिश रची जा रही थी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही श्रीनगर में कब कब क्या क्या हुआ और जांच में कैसे जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन का नाम आ रहा है, यह भी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों सबसे पहले आपको नूह कनेक्शन के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस समय दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो खबरें नूह से निकलकर सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पे अचंभित करने वाली हैं। नूह से 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। इसके साथ ही दिनेश सिंगाला नाम के एक व्यक्ति का, जिसको डब्बू कहा जा रहा है, उसको भी हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन हरियाणा नूह से मेवात जिले के पिनगावा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। दिल्ली की जांच एजेंसी खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगाला उर्फ डब्बू को हिरासत में ले ली है। डब्बू क्या है? डब्बू अल्फहाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को बिना किसी अमोनियम नाइट्रेट के, बिना किसी लाइसेंस के इस प्रकार के खाद को सप्लाई कर रहा था। यह खाद में पड़ने वाला एक कंपोनेंट है दोस्तों। इसी के साथ जबकि ना तो उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का कोई लाइसेंस था और ना ही कोई आधिकारिक दस्तावेज था। लेकिन यह आदमी है कौन दोस्तों? यह आदमी जिसका नाम दिनेश सिंगाला उर्फ डब्बू है, ये नूह के उसी जिले से आता है जहां पर अक्सर जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है नूह, और वहां से सांप्रदायिक घटनाएं हमेशा समय समय पर आती रहती हैं दोस्तों। ये वहां पे अग्रवाल एजेंसी नाम का एक दुकान चलाता था। ये खाद और बीज की दुकान थी, और वहां पर ना तो उसके पास अमोनियम नाइट्रेट बेचने के लिए कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज लाइसेंसी थे, और ना तो ये इसके पास किसी प्रकार के आधार कार्ड की डिमांड करता था लोगों से। सिर्फ और सिर्फ ये मुजम्मिल जैसे शख्स से पैसे लेकर, दुगने पैसे लेकर उनको खाद सप्लाई कर दिया। खाद क्या कहें, अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सप्लाई कर दिया। डब्बू ने मुजम्मिल को सीधे 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बेचा, और बिना किसी रिकॉर्ड या बिना किसी कृषि विभाग की अनुमति के ये 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उसको बेचा गया। अब दोस्तों दूसरी खबर ये कि क्या केवल यही वो 300 किलोग्राम जो है वो सप्लाई किया? नहीं दोस्तों, नूह के अलग अलग जगहों से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद के 2 जगहों पर पहुंचा, और दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का ही उपयोग किया गया था। ये जानकारी आप जान लीजिए। यह खाद विस्फोटक तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट में यही अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस्तेमाल किया गया था। नूह से कई डीलरों से यह कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम इकट्ठा किया गया। यह व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कम से
कम 2021 से सक्रिय था। मैं आपको बताया तकरीबन 4 साल पहले से यह सक्रिय था। और इसी तरीके से ये जो व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है, इसी प्रकार प्रोफेशनलिज्म, जो डॉक्टर प्रोफेशनल थे उनको इकट्ठा करके इस तरीके की चीजें की जा रही थी। अब दूसरी चीजें, अमोनियम नाइट्रेट अगर आप शुद्ध लेंगे तो वो तो विस्फोट करेगा नहीं, या फिर बहुत कम चांसेस है विस्फोट करने की। तो चूंकि ये सारे लोग डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए थे तो इनको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो इनको बायोकेमिस्ट्री की भी अच्छी नॉलेज रही होगी। और इसी की वजह से ये शायद ये बात जानते थे कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट को किस केमिकल या ज्वलनशील पदार्थ के साथ मिलाएं कि उसके बाद ये विस्फोट बन जाए। तो चूंकि ये पूरा मॉड्यूल जो है वो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल था, इस वजह से इनको अच्छा पढ़े लिखे होने का ज्ञान था, इनको बहुत अच्छे पढ़ाई किए हुए थे, अच्छे प्रोफेशनल में इनका गिनती होता था। और ये इनमें से बहुत सारे लोग प्रोफेसर और लेक्चरर भी थे। दोस्तों, फरीदाबाद के 2 किराए के मकान से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ क्या क्या हुआ, 350 किलो विस्फोटक, और इसके साथ ही 20 टाइमर्स, असॉल्ट राइफल्स और इसके साथ ही आईईडी कंपोनेंट बरामद हुए थे। इतने सारी चीजें बरामद हुई थी जो किसी शहर को बर्बाद करने के लिए बहुत काफी थी। दोस्तों, मॉड्यूल जो है वो ये चाहता था कि 6 दिसंबर 2025 को, जिस दिन बाबरी विध्वंस की सालगिरह होती है, उसी दिन दिल्ली एनसीआर के 6 बड़े धमाके करने की साजिश थी। और इसको ये कह सकते हैं बाबरी विध्वंस का एक तरीके से बदला था, ये सोचा गया था। अब दोस्तों, दूसरी खबर ये कि अमोनियम नाइट्रेट, चूंकि जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार आतंकी घटना हुआ है, उसके बाद से एक सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, उपयोग क्या किया जाता है। तो उपयोग के लिए दोस्तों आपको नॉर्मल चीजें बता दूं कि मुख्य रूप से यह रासायनिक यौगिक है और खाद की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब चाहे आप धान की फसल में बात करें, चाहे आप गेहूं की फसल में बात करें, पौधे के लिए बात करें, तो जब भी नाइट्रोजन की कमी पड़ती है तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट डाला जाता है। और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पत्तियों को, टहनियों को हरा करने के लिए और जल्दी विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अब आतंकवादियों का अपना एक तरीके से कह सकते हैं सिस्टम बदल चुका है और अपने तरीके आतंकवादी अब बदल रहे हैं। पहले आरडीएक्स, टीएनटी का और तमाम चीजों का उपयोग होता था, लेकिन अब उनका यह सिस्टम बदला है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा आसान है पाना आरडीएक्स और टीएनटी के मुकाबले। दोस्तों, यह मुख्य रूप से विस्फोट नहीं करता या विस्फोटक नहीं है, बल्कि ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडाइजर क्या होता है? ऑक्सीडाइजर जो होता है, यह आप इस तरीके से समझिए कि कोई एक पदार्थ है जिसको जलाने के लिए अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उनके साथ वो जलने में आसानी होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। इसी के साथ दोस्तों, इसे विस्फोटक बनाने के लिए ईंधन या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, यह खनन और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी टनल में बहुत बड़ा पत्थर लग गया हो और उसको अगर हटाना हो, आसानी से नहीं हट रहा हो, तो वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट करेंगे और वो आसानी से जो है फूट जाएगा। इसी के साथ अलग अलग जगहों पे इसका उपयोग इसी तरीके से किया जाता है, पत्थर फोड़ने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोट करने के लिए एक मजबूत इनिशिएटर जैसे हाई एक्सप्लोसिव और इसके साथ ही ब्लास्टिंग कैंप की जरूरत पड़ती है जो शुद्ध होते हैं। और इसमें कहा जाता है कि तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए, और उससे कम का तापमान रहेगा तो यह पानी बन जाएगा, लेकिन उससे अधिक का तापमान रहेगा तो यह गैस बनेगा। और अगर बंद कमरे में ये सारे प्रोसीजर किए जा रहे हैं तो विस्फोट करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिना ट्रिगर के ये खुद डिटोनेट नहीं होते हैं, यह भी एक बड़ी चीज है। इसके साथ ही दोस्तों 3200 मीटर पर सेकंड ये धमाका करता है, मतलब इसकी स्पीड समझिए, 3200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यह धमाका करता है। और वहीं अगर आरडीएक्स की बात करें, टीएनटी की बात करें, तो 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड आरडीएक्स और टीएनटी जो है वो धमाका करते हैं। तो इसके कंपैरिजन में हल्का है, लेकिन इस समय आसानी से आतंकियों को मिलने की वजह से इसका उपयोग बढ़ गया है। अब दोस्तों, भारत में क्या कभी अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी घटनाएं हुई हैं? तो हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। 1985 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 5 मारे गए थे और तकरीबन दर्जनों भर लोग घायल हुए थे, ये एक घटना हो गया। पूरे सीरियल ब्लास्ट 2010, कई लोग मारे गए थे और कई लोगों की जान गंवाने की जो है वो खबर थी। हैदराबाद ब्लास्ट 2017, 16 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोगों के जान गंवाने की खबर सामने आई थी। अब दोस्तों, हाल फिलहाल की क्या घटना हुई है? श्रीनगर में दोस्तों नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही दुखद घटना
शुक्रवार मतलब कल रात में 11:30 बजे के आसपास हुई और उसमें तकरीबन 12 लोग के जान गंवाने की पुष्टि हो चुकी है और इसी के साथ तकरीबन 30 से अधिक लोग जो है घायल हो चुके हैं और यह आंकड़ा जो है मौत का वो बढ़ भी सकता है क्योंकि सीरियस इंजरी हुई है। बड़ा धमाका था और वो धमाका इत्तेफाकन जो है वो इसी अमोनियम नाइट्रेट जो वहां ले गया था वो सैंपल इकट्ठा किया जा रहा था, जो फॉरेंसिक की टीमें थी वो सैंपल इकट्ठा कर रही थी और उसी दौरान ये ब्लास्ट कर गया। चलिए आपको पूरी घटनाएं बताते हैं क्या क्या कब कब हुआ। 14 नवंबर को रात 11:22 पर यह घटना हुई। नौगांव पुलिस स्टेशन पर यह घटना होती है। 12 लोगों की इसमें मौत की खबरें अभी तक पुष्टि आ चुकी हैं। 30 से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोट के सैंपल लेने के दौरान यह घटना हुई थी। तहसीलदार और पुलिसकर्मी सहित कई पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। घायल और गंभीर अवस्था में लोगों का इस समय इलाज चल रहा है वहीं श्रीनगर के सौरा हॉस्पिटल में। इसके साथ ही जैसे मोहम्मद से नाम जोड़ा जा रहा है इसको, क्योंकि जैसे मोहम्मद का एक संगठन दोस्तों PAFF, ये एक आतंकी संगठन या प्रॉक्सी आतंकी संगठन है जो अपने ऊपर इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन अभी जब जांच पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी तो इसका भी हो जाएगा। हालांकि वहां के जो DGP हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह एक्सीडेंटल घटना थी। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के धमाके के पीछे की असली वजह जरा 2-3 जो मेरे पास मैं आपको समझा सकता हूं वो मैं समझा देता हूं। दुर्घटना जो है वो विस्फोट से हुई, अचानक विस्फोट से हुई। जब जो विस्फोट थे उसको फॉरेंसिक जांच के लिए जो सैंपलिंग के दौरान ये खुली जगहों पर रखा गया था और उसी दौरान यह घटना घट गई जब सैंपल लिया जा रहा था। DGP ने क्या कहा? DGP ने कहा कि सावधानी पूर्वक हैंडलिंग के बावजूद यह दुर्घटना हो गई। इसी के साथ यह सामग्री अत्यंत संवेदनशील और अस्थिर होने के कारण हो सकता है यह फट गई हो, यह DGP का कहना है। अब त्रुटि और लापरवाही दोनों चीजें सामने आ सकती हैं क्योंकि रात के तकरीबन 11:30 बजे की घटना थी और क्या इसको इतना हल्के में लिया जाना था कि 350 किलोग्राम अगर वहां पे अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था तो क्या इससे इतने बड़े विस्फोटक के हैंडलिंग के लिए इतनी जो संवेदनशीलता थी वो बरतनी नहीं चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल था। तो इसमें लापरवाही की भी एक एंगल जो है उसकी जांच भी हो सकती है क्योंकि जांच के दौरान विस्फोटक को एयर टाइट कंटेनर में ले जाया गया था लेकिन सैंपल लेते समय कोई छोटी सी गलती हो सकता हो जैसे अस्थिरता की कमी और अनुचित भंडारण, ये उसके साथ हो सकता है जहां पर लापरवाही की घटना सामने आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों आतंकी साजिश की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आज तक ने एक रिपोर्ट चलाई जिसमें यह बात कहा गया कि कुछ पाकिस्तानी स्थित संगठन जो जैसे मोहम्मद का PAFF है उसने दावा किया है कि यह उनका हमला था लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे बेबुनियाद और शरारती बताकर बिल्कुल ही खारिज कर दिया। तो आपको मैंने आज 2 खबर बताई। सबसे पहली तो ये कि नूह से दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन क्या था, इसके साथ ही ये दोस्तों कि श्रीनगर में क्या हुआ और उसके क्या कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि क्या क्या एंगल निकाले जा सकते हैं, जांच में क्या क्या सामने आ सकता है। ये दोनों खबरें मैंने आपको बताई। इस पूरी खबर पर आपकी क्या दृष्टिकोण है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।